कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में जितना ग्रोथ हो रहा है, हमारे टेस्टोस्टेरॉन बन रहे हैं, ठीक है, हड्डियों का विकास हो रहा है, दांत बन रहा है, ये सब एक सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ताकि हड्डी ज्यादा बड़ी ना चली जाए। ठीक है, हमारी लंबाई ज्यादा खंभे जैसी ना हो जाए या फिर हम बौने ना रह जाएं। इसको एक सिस्टम कंट्रोल करता है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। हिंदी से बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र की एक खास बात होती है कि इस तंत्र के अंदर जितनी भी ग्रंथि आती है ना, वो नलिका विहीन होती हैं। समझना, नलिका विहीन। सर बोलोगे नलिका विहीन से क्या अर्थ है, नलिका विहीन से इस चीज का क्या तात्पर्य है? तो आपको बता दें, नलिका विहीन का मतलब होता है इनमें कोई नलिका नहीं होती है। ठीक है, अब नलिका नहीं होती है तो ये ग्रंथि हैं, बनाएंगी हार्मोन। क्या बनाएंगी सर? तो हम आपने बोला हार्मोन्स। तो भैया अगर सर में कोई ग्रंथि है, मान लेते पिट्यूटरी ग्रंथि है, वो हार्मोन्स बना ली तो वो हार्मोन्स के अपने पास रखेगी। अब नलिका नहीं है, अब पिट्यूटरी ग्रंथि का काम है शरीर की लंबाई बढ़ाना, ठीक है, या फिर नर जननांगों का विकास करना, ठीक है, या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को बढ़ाना, थायराइड ग्लैंड को बढ़ाना। तो क्या करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड? अपने पास लेकर के रखी रहेगी, बना के रख लेगी कि भैया जब वहां से कोई ग्रंथि लेने आएगी तब मैं दे दूंगा, अपना सामान दे दूंगा। नहीं ना, वो क्या करेगी? वो किसी तरह से भेजेगी सामान को। जैसे आज आप मोबाइल में, एक सेकेंड ना, तो क्या होता है कि जैसे आज आप मोबाइल में आसानी से सामान ऑर्डर कर लेते हैं, तो क्या आपको कोई बोलता है कि भाई सामान यहाँ पे रखा है आके ले जाओ? नहीं ना, क्या बोलते हैं? आपके घर में सामान आकर के दे जाते हैं, आपने जो ऑर्डर किया दे गए। तो ये एक प्रकार का एंडोक्राइन सिस्टम की तरह ही आपका ये जो डिलीवरी सिस्टम का नेटवर्क होता है ये काम कर रहा है। ठीक है, सामान कहीं और रखा है, किसी और के द्वारा आपके पास पहुंचा दिया जाता है। आप उसके लिए नलिका नहीं बिछाए, आप उसके लिए रोड नहीं बनाए हैं, आप उसके लिए बस नहीं बनाए हैं कि बस खरीद दें, बस से सामान आए जाए, नहीं किए हैं। आपने क्या किया? आपको जरूरत थी, बीच में एक मीडियम आया, माध्यम आया, उसी माध्यम से ट्रांसफर हो गया, सामान आ गया और उस माध्यम से कई लोग का सामान चला जाता है। तो इसी तरह बॉडी में हार्मोन्स बनता यहां पे है, काम उसका नीचे पैर में हो रहा है। पैर में, तो पैर में कैसे जानता है? हार्मोन तो संचरण कैसे करता है? तो जो हार्मोन्स होते हैं उनको रक्त में डाल दिया जाता है। ठीक है, समझना, ब्लड में डाल दिया जाता है। जितने भी हार्मोन्स, ग्लैंड हार्मोन्स बना रही हैं, उन सभी हार्मोन्स को ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। जब हार्मोन्स को ब्लड में डाल दोगे तो क्या होगा? तो जब हार्मोन्स ब्लड में जाएगा तो हमको देखने को यह मिलेगा कि भैया ब्लड कहां तक जाता है। रक्त पूरे शरीर में घूमता है, पूरे शरीर में टहलता है। ठीक है, और जहां उसका काम होता है वहां उसको निकाल लिया जाता है, उसको ले लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो ये है आपका अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, रासायनिक तरीके से बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। पहले तो तंत्रिका तंत्र से कंट्रोल कर लिया, आग जल रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन फिर बॉडी भी तो कंट्रोल होनी चाहिए। आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, आपकी नाक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, आपके दांत कैसे होने चाहिए, आपका हड्डी कितनी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, आपके जननांग का विकास किस प्रकार से होना चाहिए, ये सभी को कंट्रोल किया जाता है। और वो कौन कंट्रोल करता है? तो वो कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र कंट्रोल करता है। बोलो मेरे साथ, बोलो जल्दी भैया, जल्दी बोलो मेरे पास, जल्दी 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 जल्दी, एक तरफ जल्दी बोलो। नहीं बोलोगे? बोल दो, बोल दो भैया। चलो, ये अंतःस्रावी हुआ। अगर बहिःस्रावी के देख ले, देखो अंतःस्रावी तंत्र के अंदर सामान तो यहां बन रहा था, ये हब है, सामान बन रहा था, लेकिन एक माध्यम के द्वारा, कोई भी माध्यम है, शरीर में माध्यम है रक्त, रक्त के द्वारा यहां पर इस यहां तक उसको पहुंचाया गया हार्मोन्स को। ठीक है, ये हुआ अंतःस्रावी। लेकिन यदि इसी जगह पर हम बहिःस्रावी तंत्र देखें, कौन सा तंत्र? बहिःस्रावी तंत्र क्या होता है? बहिःस्रावी तंत्र। तो सर बहिःस्रावी तंत्र के अंदर क्या देखने को मिलता है? तो इस तंत्र के अंदर जो ग्रंथि होती है
उसके अंदर नलिका होती है, नलिका। जैसे हमारे घर के ऊपर छत में क्या होता है, क्या होता है छत में? पानी की टंकी। क्या होता है? पानी की टंकी। ये है पानी की टंकी, है ना। अब यहाँ से पाइप लगा हुआ है, यहाँ से पाइप लगा हुआ है पानी भरने वाला, यहाँ से पानी अंदर जा रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है। अब ये पाइप आया एक किचन में घूम गया, ठीक है, ये एक टोंटी तुमने बना लिया। फिर ये पाइप यहाँ पे चला गया, वॉशरूम में चला गया, फिर ये बेसिंग में चला गया, है ना। फिर ये बाहर तुमने निकाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ से एक पाइप और कनेक्ट कर दिए तुम दूसरे टॉयलेट के लिए, है ना। फिर यहाँ से एक पाइप और कनेक्ट कर दिए जहाँ पे ब्रश मंजन करते हो वहाँ के लिए। देखो कितनी ढेर सारी टोटियाँ लगा दी। फिर यहाँ से एक पाइप और कनेक्ट कर दिए कि अगर बाजू वाले घर के लोगों को पानी चाहिए तो तुम उसकी एक अलग टोटी बना दिए कि भैया अगर कोई बगल में घर वर बनवा रहा है उसको पानी चाहिए तो इस टोटी से वो पानी भर लेगा। तो टंकी एक थी, क्या थी? बहिस्रावी ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो अपनी नलिका बिछाए रहती हैं, पूरी नलिका उनकी बिछी रहती है। वो जो बनाती हैं, एंजाइम बनाती हैं, उसी जगह उसका श्रावण करती हैं, ठीक है। अब अगर इस टंकी से बोलो कि भैया ए नंबर घर में ये टंकी लगी थी, अब मैं बोल दूं ए नंबर घर की टंकी डी नंबर घर, जो यहाँ पर ये छोटा सा घर बना हुआ है, इस घर में पानी पहुँचा दे, तो क्या ये टंकी पहुँचाएगी? नहीं पहुँचाएगी, नहीं पहुंचाएगी ना। तो कौन पहुंचाएगा इसके लिए? अगर ए से डी में जा रहा है, हार्मोन जा रहा है, तो पहुंचाएगा अंतःस्रावी, क्योंकि वहां तक कोई ना कोई जाता है, रक्त जा रहा है हमारे शरीर में, हमारे शरीर से कंपेयर करना इसका, ठीक है। तो इस तरह होता है बहिस्रावी तंत्र। इसमें नलिका होती है और इसमें हार्मोन्स नहीं, इसमें एंजाइमों का निर्माण होता है, एंजाइम बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं? एंजाइम बनते हैं। अब सबसे पहली ग्रंथि हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो सबसे पहले इसकी स्थिति देखेंगे तो पिट्यूटरी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है, ठीक है। मस्तिष्क का जो आधार होता है नीचे वाला बेस, ठीक है, उसके नीचे, और हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि। अगर इसका आकार देखें तो इसका आकार होता है मटर के दाने के आकार की होती है ये। किसकी? तो मटर के दाने के आकार की, ठीक है। यानी कि ये पी शेप्ड होती है, पी शेप्ड, ठीक है। पी शेप्ड बोले तो इसका जो आकार होता है मटर के दाने जैसा होता है, जैसे मटर का दाना होता है ना, वैसे होता है, पी शेप्ड होती है ये, ठीक है। तो अब देखो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, समझना, बहुत प्यार से समझना। इस वीडियो में हम सभी ग्रंथि पढ़ेंगे, अंतःस्रावी तंत्र के अंदर जितनी ग्रंथि आती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, और आपकी हो गया जनन ग्रंथियां, ये सभी ग्रंथियों के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। एड्रीनल के बाद कहाँ चला गया यार हाँ, एक होती है अग्न्याशय ग्रंथियां, ठीक है। तो 5-6 ग्रंथियां हैं, सब डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को पढ़ने के बाद एंडोक्राइन सिस्टम तुम भुला नहीं पाओगे, जीवन में बुढ़ापे तक याद रहेगा, अपने बच्चों को सुनाओगे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये होती तो छोटी है, मटर के दाने जैसी, लेकिन कंट्रोल ये सबको करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कई जगह पर काम भी करती है, लेकिन कई अंतःस्रावी ग्रंथियों को देखती है, नियंत्रित भी करती है। ये भी याद रखना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, वो कई अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है कि वो ग्रंथियां सही तरीके से काम कर रही हैं या फिर नहीं। यदि वो सही तरीके से काम कर रही है तो पिट्यूटरी ग्लैंड खुश रहती है, और नहीं कर रही तो उनको करवाने के लिए प्रेशर करती है ना। जैसे स्कूल कॉलेजेस के अंदर प्रिंसिपल मैडम होती हैं, प्रिंसिपल मैडम क्या करती हैं? खुद तो बच्चों को पढ़ाती हैं, साथ ही साथ टीचरों को भी क्लास लिए रहती हैं और बच्चों की भी क्लास ली रहती हैं, है ना। एक होती है प्रिंसिपल मैडम, तो एक होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, पूरे शरीर में कंट्रोल रख के करके बैठती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एक होता है फ्रंटल लोब, एक होता है बैक लोब, है ना।
फ्रंट मतलब जो आगे की तरफ पिट्यूटरी होता है उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, इसको बोलते हैं बैक लोब। फ्रंटल लोब को बोलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। और बैक लोब को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। ठीक है, अग्र पिट्यूटरी, है ना, अग्र पीयूष ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि का अग्र भाग या पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग। ठीक है, पिट्यूटरी के दो भाग होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। ठीक है, एक होता है अग्र भाग आगे वाला, एक होता है पीछे वाला। कौन सा? आगे वाला, पीछे वाला, आगे वाला, पीछे वाला। जैसे माइंड के तीन भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, चलो माइंड तो यहाँ पे पढ़ नहीं रहे, माइंड का वीडियो अलग से चैनल पर अपलोड किया गया है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि होगा तो मिल जाएगा। वीडियो हमारी देखने के लिए आप यूट्यूब पर लिखिए, जैसे ह्यूमन ब्रेन पढ़ना है आपको, आप हमेशा याद रखना। ठीक है, हमेशा आपने लिखा ह्यूमन ब्रेन क्लास 10th, जो भी जिस क्लास के भी हैं आप, या नहीं लिखे ह्यूमन ब्रेन पढ़ना है, फिर उसके आगे आपने लिख दिया बायो अमन। ठीक है, तो मेरे जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सभी वीडियो आपको मिलेंगे। एग्जैक्ट समझ गए? चलो पिट्यूटरी ग्रंथि से देखते हैं हार्मोन्स कौन कौन से स्रावित होते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन स्रावित होता है GH, याद रखना, GH को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारी वृद्धि का नियंत्रण किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबा हो गया, बिल्कुल खंभा जैसे हो ही गया, इसका मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि GH हार्मोन्स को ज्यादा स्रावित कर दी, ज्यादा डाल दी, ऐसे ज्यादा स्प्रे कर दी। अगर GH हार्मोन्स कम हो गया तो भैया वो बौना हो गया, बिल्कुल छोटा सा हो गया, जो हेलो दोस्तों ये वो, है ना। अब जैसे मेरा पहले जो GH हार्मोन्स था वो कम स्रावित हुआ था, मैं पहले छोटा था, बहुत छोटा सा, नाटा सा, तो लोग मेरे को बंटा बंटा बोलते थे। बंटा बोलते हैं ना, बंटा मतलब छोटे लोग को बोलते बंटा करके, है ना। तो बंटा बंटा मैं सुनता था, यार भाई बोल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, मैं भी मजे लेता था भाई, ठीक है, हंसता था, क्या कर सकता था, क्योंकि मेरी पिट्यूटरी तो सो रही थी ना, तब पता नहीं था मेरे को, तब छोटा सा था ना, इतना छोटा सा था मैं। नाम नहीं लेना, नहीं तमाचा मार दूंगा मैं, ऐसे तुम लोग मेरे को चिढ़ाने लगो, है ना। वैसे भी मैं चिढ़ता बहुत हूँ, मेरे को गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी। तो फिर क्या हुआ कि मेरा पिट्यूटरी सोया हुआ था भैया, 10-11 साल का था मैं, 11-12, हाँ 12 साल का, 12-13 साल। फिर पिट्यूटरी सो ही रही थी, फिर अचानक से जब दिमाग को मैं सिग्नल दे रहा था कि यार मुझको लोग चिढ़ा रहे हैं, मैं छोटा रहूंगा। अब मैंने सच बताऊं, किसी से कहना मत, मैंने कम्प्लान और हॉर्लिक्स इतना पिया है कि जिसकी कोई हद नहीं। मुझे लगता था इससे लंबाई बढ़ती है, पागल, मुझे कहाँ पता था कि पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है GH हार्मोन्स निकालने का। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड मेरी कमजोर थी पहले से, दिमाग विकसित था, है ना, माइंड मेरा खूब काम कर रहा था, यहाँ वहाँ खुराफात पे मैं आगे था, एक नंबर पे, जो भी करता था मैं दिल से करता था, है ना, लेकिन लंबाई नहीं आ रही थी। फिर मैंने दिमाग को सिग्नल दिया कि भाई देख, लंबाई नहीं आ रही, कुछ कर। तो दिमाग बोला ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो दिमाग तुरंत गया पिट्यूटरी ग्रंथि के पास, बोला पिट्यूटरी भाई, पिट्यूटरी भाई। पिट्यूटरी ने बोला क्या? बोला यार जो अमन है ना अपना, अमन की हाइट नहीं बढ़ रही है, वो छोटा है, तो वो जहाँ भी जाता है उसके सब लोग चिढ़ाते रहते, छोटा बच्चा बोलते रहते हैं, है ना, उसको अजीब तरीके के नाम लेते हैं, उसको चिढ़ाते हैं कि छोटा है, छोटा है। इतना भी छोटा नहीं था जितना बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ था। ठीक है, तो फिर पिट्यूटरी जगी, बोली क्या अमन को चिढ़ा रहा है, हाँ अमन को चिढ़ा रहा है, अमन को चिढ़ा रहा है। पिट्यूटरी बोली रुक भैया मैं करता हूँ कुछ। पिट्यूटरी ने तुरंत GH हार्मोन्स को बनाना शुरू कर दिया। GH मतलब ग्रोथ हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स को बनाने लगी। बोलती मैं जुगाड़ कर दूंगी भाई, तू जा। दिमाग को बोली तू जा, क्या बोली? तू जा, तू जा, मैं देखती हूँ। फिर पिट्यूटरी तुरंत ऐसे स्प्रे मारना शुरू कि GH हार्मोन्स, मेरी लंबाई बढ़ती गई, आज देखो मैं लंबा हो गया, लंबा हो गया, व्या कैसे लंबा हो गया मैं। जो बौना रह जाता है, जो और लंबा हो जाता है, इसका मतलब पिट्यूटरी ज्यादा हार्मोन स्रावित कर दी।
पिट्यूटरी हार्मोन स्रावित कर रही थी, फिर उसको कोई काम याद आ गया तो हार्मोन्स इधर चल ही रहा है, जैसे पानी चला के छोड़ के चले जाते हो, इस तरह अगर पिट्यूटरी ग्रंथि अपना हार्मोन श्रावण कर रही है, उसको कोई दूसरा काम करने चली गई तो काम खत्म तुम्हारा, है ना। है ना। चलो, तो ये होता है जीएच हार्मोन, शरीर में वृद्धि, मांसपेशियों का विकास के लिए ये नियंत्रण करती है। ठीक है। जीएच हार्मोन्स के बाद एक जीएच हार्मोन्स को हम लोग ये बोलते हैं, एक हार्मोन्स और बोलते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, भी जीएच हार्मोन्स को बोला जाता है। ठीक है। जीएच हार्मोन्स के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच हार्मोन्स निकालती है। एडीएच क्या होता है? एडीएच होता है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है। कौन सा हार्मोन्स निकालती है? तो एडीएच हार्मोन्स निकालती है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स निकालती है। ठीक है। ये कहाँ पे काम करते हैं? ये करता है आपका किडनी पे काम। ठीक है। एंटी डाई यूरेटिक, इसके अंदर क्या होता है? और चीजों का अवशोषण किया जाता है। किडनी में नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन के अंदर ही एडीएच काम करता है। कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, सिग्नल को ले आता है, ले जाता है, टॉयलेट करने जाते हो, है ना, ये चीजें होती है। फिर एक हार्मोन्स और निकालता है पिट्यूटरी, जिसको बोलते हैं टीएसएच। टीएसएच बोले तो थायराइड, लिख लेना इसको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है। थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि यहाँ पे बैठ के देखती है कि ये जहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है वो सही से काम कर रही है या फिर नहीं। यदि सही से काम नहीं कर रही है तो वो तुरंत चेक करती रहती है। कैसे चेक करेगी? तो टीएसएच हार्मोन्स निकाल देगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकाल देगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सिग्नल आकर के मिल जाएगा पिट्यूटरी को कि भाई थायराइड में कोई प्रॉब्लम है, अब घेंघा नामक रोग हो जाएगा, एडिसन नामक रोग आपको हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। तो थायराइड किसकी कमी से होता है अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। पूरी ग्रंथि आज पढ़ने वाले हैं ना, पूरी ग्रंथि पढ़ने वाले हैं, तो किस बात की दिक्कत? बताओ किस बात की दिक्कत? तो थायराइड हार्मोन टीएसएच हार्मोन्स भी निकालती है। जब बच्चा पैदा होता है माँ के जो दूध होता है उससे दुग्ध निकलता है। ठीक है। माँ की जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड होते हैं, उससे दूध निकलता है। कैसे निकलता है? उसके अंदर एक प्रोलैक्टिन हार्मोन्स काम करता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पीएलएच। पीएलएच हार्मोन्स काम करता है। और ये पीएलएच हार्मोन्स को यदि पूछा जाए कौन निकालता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है, पिट्यूटरी ग्रंथि निकालती है। कौन सा हार्मोन्स? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को कौन निकालता है? बोलो मेरे साथ, पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है। जल्दी से इसी बात पर वीडियो को लाइक करो, जल्दी से। जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। मैं पानी पी लूं? करो लाइक। नहीं किए? तुम लोग नहीं करोगे, भूल जाते हो, मुझे पता है। ठीक है। चलो, हमने देखा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, क्योंकि जैसे हमारी भी स्तन ग्रंथि है, हमारे भी स्तन वो निकलना चाहिए, दूध निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि पता है मेल के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं निकालती है, और फीमेल के अंदर जब बेबी पैदा होता है, ठीक है, 9 महीने बाद बाहर निकलता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन निकलने लगता है, हार्मोन्स निकलता है, जो जाकर के मेमोरी ग्लैंड को एक वो करता है, सप्रेस करता है। ठीक है, कि जाओ अब दूध बनाओ, दूध बनाओ, ताकि बच्चा पिए। और जो माँ का दूध होता है, पहला वाला दूध जो निकलता है, पीला गाढ़ा दूध, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में उसको पता नहीं यार, हिंदी करके देखो, कोलेस्ट्रम को क्या बोलते हैं? उसका कुछ हिंदी में बड़ा अजीबो नाम है, झसक करके, पता नहीं, देख के बताना अगर हो चाहे तो। ठीक है। और देखो, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड और निकालता है, इतना ही काम नहीं करता, अभी और करता है छोटी सी लेकिन काम बड़ा सा। कहते ना, है नाटा लेकिन है बहुत खोटा, खाटा, है ना। ये गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स भी निकालता है। कौन से हार्मोन्स? तो ये 2 हार्मोन्स निकालता है, गोनाइडोट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक है। जनन ग्रंथियों के जनन हार्मोन्स भी निकालता है। कौन सा? एक निकालता है एलएच और एक निकालता है एफएसएच। एलएच कौन सा होता है सर? समझना, एलएच होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है। एफएसएच क्या होता है? एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हिंदी से लिख लेना, या फिर LH होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। LH और SH, FSH जो होता है फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए, है ना, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के बनने की क्रिया को वो करता है, चालू करता है। कौन करता है? FSH। ठीक है, कि भैया चलो अंडाणु बनने लगो, चलो शुक्राणु का निर्माण शुरू करो, oogenesis शुरू करो, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू करो। अभी अगला जो चैप्टर है जीवों में जनन, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। शुरू करो शुरू करो। यहाँ पे LH क्या करता है? LH नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण करता है। भैया टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण हो रहा है, उधर एस्ट्रोजन का निर्माण हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण हो रहा है, ऐसे करके ये चीजें करते रहते। तो LH और FSH कहां से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब प्यूबर्टी हो जाती है, जब पिट्यूटरी को पता चल जाता है कि भैया अब इसके अंदर जनन करने के लिए है, बच्चे पैदा करने के लिए इसको प्रिपेयर करो, इसको तैयार करो, तब पिट्यूटरी ग्रंथि वहां से हार्मोनल इम्बैलेंस करती है, तुरंत हार्मोन्स बटन दबाती है, FSH वाला दबा दे, चूं से ऐसे करके चूं चूं करके दबा देती है, FSH हार्मोन्स निकलना शुरू, फॉलिकल स्टिमुलेट होने लगे, शुक्राणु बनने लगे, अंडाणु बनने लगे। अंडाणु अगर लड़कियों में बनेगा तो क्या होगा? पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, मासिक चक्र होगा। ठीक है, अगर इधर इधर दबा दी टू टू करके तो LH बनने लगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स बनने लगा। यानी कि भाई इसको मास्टर ग्रंथि रियल में बोला, मतलब ये सही है। ठीक है, और सुनो यही नहीं रुकती, और ये एक हार्मोन्स और निकालती है, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स भी निकालती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए। पिट्यूटरी सच में मास्टर ग्लैंड है। क्लास 11 में बायोलॉजी लोगे, फुल डिटेल से पढ़ोगे कौन कैसे काम करता है। अभी नहीं, यही नहीं, अभी और देखिए, अभी एक हार्मोन्स और निकालती है जिसको हम लोग हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, लव हार्मोन्स बोलते हैं। कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स भी निकलती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकालती है, जिसको हम लोग लव हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। मस्तिष्क में जब किसी को देख करके हमारे अंदर प्यार की फीलिंग आती है ना, तो हमारे अंदर डोपामीन रिलीज होता है, मस्तिष्क से डोपामीन रिलीज होता है। जब डोपामीन रिलीज होगा तो क्या होगा? ऑक्सीटोसिन बनने लगेगा। सॉरी, डोपामीन रिलीज होगा तो सेरोटोनिन का स्तर बढ़ेगा। जब जब सेरोटोनिन का स्तर बढ़ेगा वैसे ऑक्सीटोसिन का उत्पादन शुरू, वैसे ऑक्सीटोसिन बनने लगा। ठीक है, तो इस तरह करती है आपकी पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड, इस तरह करती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखती है, पूरे बॉडी को अपने कैप्चर करके रखती है। कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि। अब हमारे शरीर में और भी ढेर सारी ग्रंथियां हैं, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, इन सभी ग्रंथियों के बारे में चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो जल्दी से जिन जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस सभी को एक कॉपी पेन में लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। और सच बता रहा हूं, जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं एक एक चीजें आपको याद होंगी, बिल्कुल मुंह जबानी रटा होगा। ठीक है, वीडियो सर्च करने के लिए आप ऐसे ही सर्च करेंगे, कोई भी टॉपिक लिखेंगे उसके आगे बायो अमन लिख देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, क्या होता है अंतःस्रावी तंत्र? मतलब हार्मोन्स बनता कहीं और है, जैसे पानी की टंकी, हमारी छत की पानी की टंकी, पानी भरा कहीं और होता है, लेकिन हम उसको निकाल रहे हैं किचन में, उसको निकाल रहे हैं वॉशिंग मशीन के साथ एक पाइप लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन में पानी जा रहा है, उसको निकाल रहे हैं वॉशरूम में, उसको अपनी सिंक में निकाल रहे हैं, है ना, और उसको अपने जहाँ पे ब्रश करते हैं वहाँ पे निकाल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको जहाँ पे ब्रश करते हैं यार, मैं देखो नाम बोल रहा हूँ, वाह, ब्रशिंग का ब्रश करने वाला जो होता नहीं है उसमें। ठीक है, तो टंकी एक ही है, लेकिन जहां जहां मन कर रहा है वहां वहां निकाल रहे हैं। इसी तरह अंतःस्रावी तंत्र जो होता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, वो एक जगह पर बना होता है, लेकिन उसका स्राव हर जगह होता है जहां जहां काम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को देखा था हमने, वो निकाल रहा था GH हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकाल रहा था। आप मुझको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के नाम बताइए, कौन सा ऐसा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स है जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल रही थी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने भाग होते हैं, ये भाग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, मुझे बताइए
मुझे अर्जेंट चाहिए, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि के बाद हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। सबसे पहले इसको देखा जाए यदि कि इसकी स्थिति कहाँ होती है, इसका आकार कैसा होता है, तो अगर इसका आकार देखें तो वो आकार होता है तितली के आकार का। बिल्कुल सिंपल है सर, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, कैसा होता है, यहां पर होती है, यहां पर कभी ना कभी देखे होंगे आप लोग। ठीक है, तितली के आकार का होगा, इमेज आपको दिख रहा होगा तितली के आकार का, ऐसे देखो, ये देखो, ये है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, क्या स्थिति है, गर्दन में सांस नली के ऊपर और स्वर यंत्र के नीचे, है ना, गर्दन में श्वास नली के ऊपर तथा स्वर यंत्र के पीछे। बिल्कुल आराम से समझो एक एक ग्रंथि को, ये आपके लिए नई है। ठीक है, नई नई चीजें हैं, तो नई नई चीजें जितनी अच्छे तरीके से समझोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, क्या बता रहा है, गर्दन में, ये हमारी गर्दन है, यही नेक जिसको बोलते हैं, श्वास नली के ऊपर, जहां से श्वास लेते हैं, यहां से, यहाँ पे होता है श्वास नली, लैरिंग्स होता है, एक फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स में हवा जाती है, फेरिंग्स में खाना जाता है। ठीक है, श्वास नली के ऊपर तथा स्वर यंत्र के नीचे, कहाँ पे, श्वास नली के ऊपर और स्वर यंत्र यहाँ पर होता है, यहाँ पर ये देखो स्वर यंत्र के नीचे, ये यहाँ पे स्थिति है, कौन, थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अगर इसे बोला जाए कि किस कलर की होती है, ठीक है, किस कलर की होती है, तो थायराइड ग्रंथि हल्के गुलाबी कलर की होती है। कौन से कलर की सर, हल्के गुलाबी रंग की होती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अगर गूगल करेंगे या फिर आपके पास यदि एनसीईआरटी होगी, बुक होगी, तो आप वहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं, है ना, अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अब अगर देखा जाए कि हार्मोन्स कौन सा निकालते हैं, तो इसका मेन एक हार्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स। देखते हैं भाई कौन सी हार्मोन निकाल रही है। ठीक है, हार्मोन्स कौन निकाल रहा है, कौन सा हार्मोन्स, तो वो निकाल रही है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स को निकाल रही है। इसका काम क्या होता है, देखो, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स बच्चों में इसके अंदर कमी हो जाती है, किसकी, थायरॉक्सिन की, तो एक रोग होता है जिसको बोलते हैं अवटुआ मंता। अवटुआ मंता, अवटुआ मंता रोग, है ना, किसमें, थायरॉक्सिन की कमी, यदि बच्चों में इसकी कमी हो जाती है, तो बच्चों में यदि, समझना, बच्चों में यदि थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होती है तो अवटुअनमंता रोग हो जाता है। और इस रोग के अंदर क्या होता है, देखो, जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो गला होता है फूल जाता है। अब किसी किसी लोगों को देखे होंगे, उनका गला बहुत ज्यादा सूझा हुआ होता है ना, फूला हुआ होता है। तो वो गला क्यों फूला हुआ होता है, क्यों फूला हुआ होता है, क्योंकि थायरॉक्सिन की कमी होगी। ठीक है, और इससे जो रोग हो जाता है उसको बोलते घेंघा नामक रोग, है ना, घेंघा तो सुने ही होगे ना, घेंघा बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक खाया करो, है ना, आयोडीन युक्त नमक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यदि तुम आयोडीन खाओगे तो थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड में जाएगा और थायरॉक्सिन अच्छे तरीके से निकलता रहेगा, है ना। और ये जो रोग होते हैं ये 20 साल से लेकर 3 से 4 साल तक के, मतलब किसी भी व्यक्ति को ये हो सकता है कभी भी, है ना, एनी टाइम, ये मतलब ज्यादा वो नहीं कहा जा सकता। इसमें घेंगा में क्या होता है, गला आपका खूब मोटा हो जाता है, घेंगा हो जाता है, शारीरिक विकास में रुकावट आने लगती है ना, विकलांगता हो जाता है, विकलांगता हो जाता है, घेंगा हो जाता है, शारीरिक विकास में रुकावट आने लगती है। ठीक है, मंद बुद्धि का हो जाता है लोग इसमें,
बौनापन हो जाता है, इसमें भी बौनापन होता है। जीएच हार्मोन्स तो होता ही था पिट्यूटरी ग्लैंड में, लेकिन अगर इसका भी हार्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ तो फिर बौनापन आ सकता है। ठीक है, पाया कहाँ पर जाता है? गर्दन के पास। ये है हमारा, ये गर्दन है, ये पेट है, ये भैया देख लो इंसान है आपका, यहीं पर ये पाया गया, ये देखो इस जगह पर, है ना। समझ, आँख भी बना दिए, ये लो बना दिए। आप लोग बस खुश रहो, आप लोग जैसे खुश रहोगे वैसे वैसे कर देंगे हम। ठीक है, चलिए। और जब देखो क्या होता है, आयोडीन की जब कमी हो जाती है, ठीक है, जब जब आयोडीन की कमी होगी शरीर में आपके, इसीलिए बोलते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाया करो। ठीक है, आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा कि आपके शरीर में जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये बनना कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब खत्म नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स कम होगा तो आपको बहुत ज़्यादा रुकावट आने लगेगी, विकलांगता हो सकती है, शारीरिक विकास आपका रुक जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएंगे, घेंघा नामक रोग हो सकता है, गला आपका खूब मोटा हो जाएगा। अभी मेरा पतला है, इसका मतलब ये है कि मैं आयोडीन खूब खा रहा हूँ, है ना। सच में मेरे को नमक बहुत पसंद है। पसंद क्या मतलब, थोड़ा सा मैं ज़्यादा नमक कभी कभी खा लेता हूँ, अच्छा लगता है यार। वो तो सिंपल ही यार, सबको पसंद होता है, कोई मेरी बात नहीं है कि मुझे ये नमक बहुत पसंद है, वो सबको पसंद होता है ना। चलो फिर क्या देखते हैं, अगर थायराइड हार्मोन्स, अगर थायराइड जो ग्रंथि है वो थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन लगातार नहीं बना पाती है तो बड़ों में हाइपोथायरोडिज्म नामक रोग हो जाता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के यही काम थे भैया। थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा आपको डिटेल से बता दूं ताकि सारी चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है, चलिए, थायराइड क्लियर हो गया। अब पैराथायराइड देख लेते हैं, इसको मिटा दूं मैं, चलिए इसको आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, चलिए लिखिए। ठीक है, चलो, थायराइड तो देख लिया, अब इसी के आगे पैरा लगा दो। पैरा कहाँ पे होती कोई इसमें, इसमें ये तो और सिंपल है, थायराइड ग्रंथि जो पढ़ लिया, जो बाबू या जो बच्चा थायराइड पढ़ लिया, आवंटुमता मन आवटुआ मनता रोग किसके द्वारा, किसकी कमी से होता है, किसमें होता है बताओ। तो वो होता है बुजुर्गों में। किसमें होता है? ये जो पैराथायराइड है इसको एक नाम से और जाना जाता है, एक नाम से और जाना जाता है, परावटु, है ना। इसको बोलते हैं परावटु ग्रंथि, है ना, जो परावटु ग्रंथि। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड को एक नाम से और जाना जाता है, उसको बोलते हैं परावटु ग्रंथि। अब आपको पता होगा कि, मतलब नहीं पता होगा पैराथायराइड कहाँ होती है। तो पैराथायराइड ग्रंथि ठीक थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है, यहीं पर, ठीक। जो सर समझना बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? तो पैराथायराइड ग्रंथि स्थिति अगर पूछा जाए, स्थिति पूछा जाए तो क्या लिखोगे? थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे। समझ रहे हो? थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होती, कहाँ होती है? तो थायराइड ग्रंथि होती है यहाँ पे, उसके जस्ट पीछे कौन सी ग्लैंड? पैराथायराइड। हमने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? खोपड़िया में, मस्तिष्क में पाई जाती है। फिर हमने देखा थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती? गले में। फिर हम लोग देख रहे पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जा रही है भैया? थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे। कहाँ पे? तो थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे कौन सी पाई जा रही है? पैराथायराइड। जैसे आपके घर के पीछे किसका घर है? बताओ जल्दी। नहीं बता रहे हो, मत बताओ। अच्छा, लेकिन पता तो है ही है ना किसका घर है? नहीं पता? घर के पीछे किसका घर है पता है? नहीं पता ना? पता है ना? हाँ पता है। चलो, जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है उसका आकार क्या होता है? तो भैया उसका आकार बहुत छोटा है, मटर के दाने के समान। सोचो यार, कभी तुम लोग सोचो कि हमारी बॉडी इतनी फंक्शनल है, इतनी क्रिएटिव तरीके से बनी है कि यदि आप अपनी बॉडी पढ़ेंगे तो सही तरीके से उसे भी नहीं पढ़ पाएंगे, है ना।
सोचो डॉक्टर जो बनते हैं वो सिर्फ किसी एक चीज की स्पेशलाइज होते हैं, पूरी बॉडी की स्पेशलाइज नहीं। और हमारी बॉडी हमारे साथ ही रहती है, फिर भी हम उसे नहीं पढ़ना चाहते हैं। हमारी ग्रंथियां हमारे पास लगी, फिर भी नहीं पढ़ना चाहते हो। आपका दिमाग कहाँ जा रहा है बताओ। और जितने भी आप लोग यहाँ पर आकर के यूट्यूब पर आकर के इस क्लास को देख रहे हो ना, सच में बता दूं, जीवन में आप लोग बहुत अच्छा फोड़ेंगे, बहुत अच्छा फोड़ेंगे। अच्छा नहीं कह रहा हूं, बहुत अच्छा कह रहा हूं। तो आप बहुत अच्छा करेंगे, याद रखना मेरी बात। कहीं भी रहना, इस बात को याद किए रहना कि अमन भैया ने कुछ बोला था, ठीक है। और मैं किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सर सब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ, और किसी के लिए नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा करोगे यार, मुझे तो एक एक विश्वास हो गया है यार कि आप लोग कुछ करो ना करो, लेकिन कुछ ना कुछ आप जरूर अच्छा करोगे, ठीक है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि क्या होती है, क्या होता है इसके अंदर? तो इसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। एक सेकंड, ओ भाई फिट है, बुखार बुखार का सीन है। पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है। पैराथायराइड हार्मोन्स क्या करता है? पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो रक्त में जब कैल्शियम की कमी होती है तब स्रावित होता है। रक्त में कैल्शियम की जब कमी होती है, किसकी कमी? तो रक्त में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तभी पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। अब ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हुई तो ब्लड को पूरा कैसे कर? जैसे ये क्या नियंत्रित कर देती है? ये आपके हड्डी का नियंत्रण कर देती है, ठीक है। हड्डी और दांत के वृद्धि का नियंत्रण। नहीं पता लगे आपका दांत बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ गया, खूब बड़ा, एक दांत खूब बड़ा ही हो गया, यहाँ पे आगे जाकर ऐसा टकने लगा, इसे बोल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो हड्डी और दांत के वृद्धि का नियंत्रण करती है ये, ठीक है। हड्डी और दांत के वृद्धि का नियंत्रण, ठीक है। हड्डी जो होती है और जो दांत होता है उसकी कितनी ग्रोथ होगी, उसकी ग्रोथ कैसे होगी, उसका नियंत्रण, उसका कंट्रोल कौन करता है? तो वो करती है पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। सपोज दैट हमने देखा कि एक हड्डी थी, इतनी बड़ी हो गई, है ना, ये देखो। ऐसे बना दिया आपने, बोला भैया ये तो हड्डी नहीं लग रही है, इतनी बड़ी हो गई। लेकिन इसको इतनी ही बड़ी होना चाहिए था। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी होना चाहिए था, इतनी ज्यादा हो गई। तो थायराइड हार्मोन्स निकलेगा, आएगा इस हड्डी के पास, फिर इस हड्डी को धीरे धीरे गलाएगा। ये देखो गलाने लगा। अरे भाई मैं नहीं गला रहा हूँ, थायराइड हार्मोन्स गला रहा है, समझते नहीं हो तुम। मैं नहीं गला रहा हूँ ना, कह रहा हूँ ना। हाँ ये देखो थायराइड हार्मोन्स आया, धीरे धीरे काम कर रहा है भाई, धीरे 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 धीरे। ये देखो, ये देखो, बस हो गया, गला डाला। अब ये हड्डी इतनी बची है, क्या है? ये बोन है। ये क्या है? तो ये हड्डी है, इतनी बची। अब पूछोगे भैया ये जो हड्डी, यहां से हड्डी के टुकड़े थे वो कहां पर गए? तो हड्डी आपको पता है किससे मिलकर के बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम की कमी थी भाई, रक्त में पूरी हो गई, और फास्फोरस भी रहता है, वो भी चला गया कहीं ना कहीं बॉडी में, है ना। केमिस्ट्री पूरी केमिकल केमिकल से ही बॉडी बनी है, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी को हम देखेंगे तो पूरी केमिकल से ही बनी है, ये मत समझना कि इधर उधर वैसे वैसे बनी है, ठीक है। तो बहुत मतलब बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है, इसकी डिजाइनिंग बहुत गजब तरीके से की गई है, ठीक है। तो ये हड्डी और दांत के निर्माण में नियंत्रण करती है ना। और अगर नियंत्रण ना करे तो क्या होगा? पता लगे एक हड्डी बड़ी 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 खूब बड़ी हो गई, एक हड्डी ऐसे छोटी रह गई, मम्मी ऐसे करके ऐसे चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। एक हाथ इतना छोटा है, एक हाथ इतना बड़ा है, कुछ पकड़ने का प्रयास कर रहे हो, एक हाथ सही से पकड़ रहा है, आजा आजा आजा। इसलिए पैराथायराइड ग्रंथि सोच रही थी कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए। तो
पैराथायराइड ने सोचा कि यार एक काम करते, सब एक समान कर देते हैं, हड्डी भी एक, जितनी एक बढ़ रही उतनी दूसरी बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि एक बड़ी। अच्छा आपने कभी हाथ को देखा है? ऐसा तो है नहीं कभी आपका एक हाथ इतना बड़ा हो जाए दूसरा हाथ इतना छोटा रह जाए, नहीं होता ना। कब होता है? जब पैराथायराइड ग्रंथि गुस्सा आ जाती है, जब पैराथायराइड ग्रंथि रूठ जाती है, तब होता है ऐसे, नहीं नहीं और भी किसी स्थिति में नहीं होता है। ठीक है, एक हार्मोन्स और निकालती है, कैल्सीटोनिन। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि एक हार्मोन्स और निकालती है, कैल्सीटोनिन, याद रखियो, कैल्सीटोनिन हार्मोन। देखो इसमें क्या है, जो कैल्सीटोनिन, अब ये यहां से तो पैराथायराइड निकल रहा था, हड्डी पिघल रही थी, लेकिन एक समय आ गया रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो गई। जब जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक, ठीक है, जब ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, कैल्शियम ढेर सारी मात्रा में हो जाता है, तब कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। बोलता है भैया रुक जा, अब काम वाम मत कर ज्यादा, अब कैल्शियम मत दे, ब्लड में कैल्शियम आ गया है, बहुत ढेर सारा कैल्शियम आ गया है। तो ये क्या करती है, तो ये पैराथायराइड हार्मोन्स के प्रभाव को कम करती है कि चाचा बस करो, चाचा माफ कर दो, हो गया भैया, मत गलाओ हड्डी। नहीं पता लगे हड्डी गला रहा है, ये वाली हड्डी गलाना शुरू किया, गलाते 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 यहाँ पहुंच आया, यहाँ पहुंच आया। तुम आज सोए थे तुम्हारी हड्डी पूरा ठीक था, सुबह तुम उठे, हैं हाथ इतना छोटा कैसे हो गया, ओ भाई इतना छोटा हाथ कैसे हो गया, मेरी हड्डी कहाँ चली गई। धीरे धीरे करके छोटा हो गया 2-4-10 दिन में, फिर पता लगा वो छोटा, इतना ही छोटा रह गया, यहीं से उंगली ऐसे चल रही टुनचुक टुनचुक है ना, है ना। तो ऐसे करके, तो एक देखो जैसे होता है ना, क्या जैसे होता है कि कहीं जब लड़ाइयाँ होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक लोग लड़ाई को शांत करवाता है, लेकिन एक लोग लड़ाई को बढ़वाता है। ठीक है, तो लड़ाई बढ़नी भी जरूरी है और इतनी भी नहीं बढ़नी चाहिए, लड़ाई को शांत करना भी जरूरी है। बताओ, ऐसा तो है नहीं कि लड़ाई करते रहो, करते जाओ, मार डालो किसी को, काट डालो, ऐसा तो होता नहीं। करनी भी जरूरी है, बढ़नी भी जरूरी है ना, उसको रोकना भी जरूरी है। तो इसी तरह जब हड्डी कैल्शियम की कमी हुई तो कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए पैराथायराइड हार्मोन्स आया, निकलने लगा। लेकिन अब जब ज्यादा मात्रा में निकलेंगे उसको रोकना भी जरूरी है कि भैया अब हड्डियों के विघटन को कम कर दे, नहीं पता लगे इसका काम हड्डी गलाने का, हड्डी गला रहा है अपना, लगा है काम में, अपने लगा है काम में, लगा है काम में उल्लू की तरह। तो काम में न लगने के लिए एक हार्मोन्स और निकाल दिया जाता है जिसको बोलते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन्स। और ये कैल्सीटोनिन हार्मोन्स क्या करता है, सीधे जाकर के रोक लेता है, सप्रेस कर देता है, भाई रुक जा, ठहर जा मुन्ना, ठहर जा। ठीक है, तो ये होता है आपका पैराथायराइड। और क्या है, पैराथायराइड खत्म, खत्म हो गया भैया। ठीक है, और अगर तुम देखो ना तो ये जो है, ये एक बुक है, इससे अगर तुमको पैराथायराइड बताऊं तो यार पढ़ते रह जाओगे, सच में आप पढ़ते रह जाओगे, बहुत इसमें लिखा हुआ है। मैं खोल के ऐसे एक दिन देखने लगा कि यार देखता हूँ, पता लगा इसमें इतनी ब्रीफ हिस्ट्री लिखी हुई है, इसमें इतनी ब्रीफ नॉलेज लिखी हुई है। थायराइड के अल्पस्रावण से हासी मेटा रोग भी होता है यार, हासी मोटो रोग, हासी मोटो रोग भी किसके अंदर होता है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड हार्मोन्स की कमी के द्वारा होता है, याद रखियो। ठीक है, देख लो इसमें मिल गया ये पैराथायराइड, इसमें तो पूरा बनाया हुआ है भैया, पैराथायराइड हार्मोन्स निकलता है इसमें से। ठीक है, इसमें बहुत डिटेल से लिखा हुआ है, पैराथायराइड हार्मोन्स की क्रिया विधि मैकेनिज्म दिया, लेकिन ये आपके उसमें है नहीं। जब आप 12th में आएंगे ना, मैं 11 12 वालों को जब पढ़ाता हूँ तो 11 12 वाले में सब यही पूछा जाता है ना। थायराइड ग्रंथि के बाद कौन सा, इसमें ओसीन प्रोटीन के मैट्रिक्स के गल जाने पर हड्डी कमजोर व भंगुर हो जाती है। जब ये पैराथायराइड हार्मोन्स निकलता है तो ओसीन जो प्रोटीन होती है, ओसीन प्रोटीन के जो मैट्रिक्स होते हैं वो गल जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, तो ओसीन प्रोटीन के मैट्रिक्स गल जाते हैं, फिर जा करके
इसमें बहुत डिटेल है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड। मिटा दूं इसको? चलिए मिटाते हैं। अब नेक्स्ट ग्रंथि को पढ़ते, आज ये ग्रंथि खत्म कर देंगे, पक्का पक्का खत्म कर देंगे, है ना। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, सिलेबस भी देख लेना। आप लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट कराओ इंपॉर्टेंट कराओ, भैया ये जो पढ़ा दिया हूँ ना, ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, यही तो इंपॉर्टेंट है। अब इसको नोट्स नहीं याद करोगे, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान जाएगा। अरे क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें नोट्स बन गई हैं, सारी चीज चल रही, उसको तो कंप्लीट कर लो। पगले कहीं के, उसको नहीं कंप्लीट करोगे, एक अलग रोना रोओगे, है ना। जो चल रहा है पहले उसको कंप्लीट करो, फिर हम करवाएंगे। आप जो जो कहेंगे हम सब करवाएंगे, आपके लिए ही बैठे हैं, और तो किसी के लिए बैठे नहीं हैं, है ना। अगली हेडिंग डालो, अधिवक्क ग्रंथि, इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है, क्या बोलते हैं सर इसको? तो इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ होती है? वृक्क नाम सुने हो? किडनी, बताओ। यहाँ पे होती है, एक किडनी इधर एक किडनी इधर, बना के दिखाऊं दोनों को? ये देखो, ये है किडनी, लेफ्ट किडनी राइट किडनी। किडनी दो होती है ना। हृदय कितने होते हैं? हार्ट कितने होते हैं? ये यूरेटर्स चले जाते हैं, इधर से ब्लड आता रहता है। बताओ हार्ट कितने होते? किडनी की छोटी इकाई क्या होती? मैंने पढ़ाया था, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। किडनी किससे मिलकर के बनी होती? कौन काम करता है? कई बार बताया। देखो तो क्या होता है, अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है, एड्रीनल ग्लैंड क्या होती है? किडनी के ऊपर बैठी होती है, ये देखो। अधिवृक्क ग्रंथि ये दो होती हैं, एक लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड, एक होती है राइट एड्रीनल ग्लैंड, है ना। किडनी के ऊपर ये ग्रंथि बैठी रहती है। ठीक है, किसकी, अगर इसकी स्थिति पूछा जाए तो ये वृक्क के ऊपरी सिरे पर। कौन सी सिरा है? ऊपरी है ना। जो भैया किडनी है, किडनी के ऊपर ही तो बैठा है। अब मेरे सर के ऊपर यदि कोई बैठा है तो मैं तो यही बोलूंगा ना, मेरे सर के ऊपर क्यों बैठा है भैया? उतर जा, उतर जा मेरे बच्चे, उतर जा बाबू, सर के ऊपर क्यों बैठता है? ठीक है, तो ये वृक्क के ऊपरी सिरे पर स्थिति होती है। ठीक है, इसके अंदर से एड्रीनल हार्मोन्स निकलता है, याद रखना। देखो जिस प्रकार की ग्रंथि है वैसे ही हार्मोन्स हैं। ठीक है, कौन सा हार्मोन्स? एड्रीनल हार्मोन्स। एड्रीनल हार्मोन्स नर व मादा सेक्स हार्मोन्स का उत्पादन करता है। क्या करता है? तो वो नर व मादा हार्मोन्स का उत्पादन। खत्म हो गया क्या यार? है ना। हार्मोन्स क्या होते हैं? एक कमेंट पड़ा हुआ था शायद पिछली क्लास में कि सर हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स भैया रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, या उसकी गति को कम कर देते हैं, या उसकी गति को नियंत्रित कर देते हैं, वही होते हैं हार्मोन्स। ठीक है, ठीक है। नर व मादा जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो कौन होते हैं? नर के अंदर होता है टेस्टोस्टेरॉन और मादा के अंदर होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, क्या होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसके अंदर एड्रीनल हार्मोन्स क्या करता है? जैसे हमको डर लगता है ना, गुस्सा आता है, ठीक है, डर लगता है, भूख प्यास, भूख प्यास है नहीं, लड़ने और दौड़ने, डर है ना, गुस्सा, लड़ने और दौड़ने में क्या होता है? आप देखे होंगे जब अचानक से आगे सर्प आता है, सांप आ गया हमारे आगे, तो हम क्या करते हैं?
तुरंत हम भागते हैं, हमको भागने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, हमारा दिल तेजी से धड़कना चाहिए ताकि पूरे शरीर में ऑक्सीजन फ्लो हो सके अच्छे तरीके से। तो वहाँ पे ये कौन काम करता है? तो वहाँ पे एड्रिनल हार्मोन्स काम करता है ना। हृदय की उस समय क्या होता है? हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। कौन? तो वो करता है काम अधिवृक्क ग्रंथि होती है, इसके अंदर एक हार्मोन्स होता है। कौन सा हार्मोन्स? एपिनेफ्राइन, ठीक है। एक एपिनेफ्राइन हार्मोन्स होता है जो हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। जैसे हम दौड़ रहे होते, जब ऐसे मैं दौड़ूं अगर, थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद मेरी जो हार्ट जो धड़क रहा है, पंप कर रहा है, वो बिल्कुल धक 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 करने लगेगा, है ना। लबडब लबडब लब धक धक तो फालतू की आवाज होती है, लबडब होती है ना, करने लगेगा दौड़ते समय, ठीक है। मतलब दौड़ते समय हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। लेकिन एक हार्मोन्स और होता है जिसको बोलते हैं एंडोफ्रिन हार्मोन्स, ठीक है। कौन सा? एंडोफ्रिन हार्मोन्स। एंडोफिन हार्मोन जो होता है वो भी एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ये दौड़ते समय क्या करता है? जब हम दौड़ते हैं, अच्छा कभी देखे हो आप दौड़ रहे होते हो, आप अभी लेटे हो, रिलैक्स हो, बिल्कुल सीरियस तरीके से लेक्चर देख रहे हो, अभी आप दौड़ने जाओगे तो आपके अंदर एक खुशी आएगी, अलग तरीके से आपके अंदर एक चेहरे में मुस्कान आएगी। तो वो कौन ला रहा है? वो हार्मोन्स आपको कैसे आ रहा है? वो खुशी कैसे आ रही है? ऐसे तो आ नहीं रही। अगर ऐसे आ रही होती तो अभी बैठे हो, अभी हंस दो, अभी तो तुम मेरा वीडियो देख देख कर हंस रहे हो, है ना। लेकिन जब दौड़ रहे हो तो उस समय जो खुशी आती, कौन लाता है? तो एक होता है एंडोफिन हार्मोन्स होता है जो दौड़ते समय खुशी का अनुभव कराता है। किसका अनुभव? तो दौड़ते समय, जब आप दौड़ रहे होते तो उस समय आपको खुशी का अनुभव, हैप्पीनेस का फील कराता है। कौन? एड्रेनलिन, सॉरी एंड्रोफिन हार्मोन्स, ठीक है। चलिए अब आती है यहीं पर एक पढ़ लीजिए, अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि मैं आपको कल पढ़ा रहा था, कल की क्लास में, हाँ कल की क्लास में। अग्न्याशय ग्रंथि के अंदर हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं और एंजाइम भी सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो हमको एंजाइम की तरफ नहीं देखना क्योंकि अग्न्याशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है। इसके अंदर आपकी लैंगर हैंस की सेल पाई जाती हैं, ठीक है, बीटा सेल पाई जाती है। कौन सी? लैंगर हैंस की सेल, बीटा सेल पाई जाती है, ठीक है। ये मिश्रित ग्रंथि होती है, लेकिन ये हार्मोन्स का सिक्रीट करती, इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है, उसको हमको देखना है, ठीक है। अग्न्याशय ग्रंथि से क्या होता है? एक इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। मैंने आपकी उस वाली क्लास में बताया था, ठीक है। समझो कि जो अग्न्याशय ग्रंथि रहती है, पैनक्रियाज रहता है, उसके अंदर से इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, ठीक है। किसको समझना? लिख लो इसको, रक्त में शर्करा को नियंत्रित। अब देखो अगर ब्लड के अंदर ढेर सारा शुगर हो गया तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा भैया। इतना ज़्यादा शुगर भी नहीं चाहिए कि पता लगे चींटा लग जाए, है ना, खूब चींटी चींटा आ जाए। अब खा रहे हैं तुमको, ऐसे शुगर चल रहा है, तुम साथ में सो रहे हो, कल सुबह आए देखे खूब चींटा तुम्हारे लपटे हुए हैं, है ना। तो ब्लड में शुगर की मात्रा को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो जो ज्यादा शुगर होता है उसका क्या करते हैं? तो जो ज्यादा शुगर होता है वो इंसुलिन एक हार्मोन्स निकलता है जो शुगर को, ग्लूकोज बोलते हैं शुगर को, है ना, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। तो अब आपको एक बात बता दें, जो ग्लूकोज होता है वो तो बहुत नुकसान करता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, लेकिन जो ग्लाइकोजन होता है वो उतना नुकसान नहीं करता जितना उसे करना चाहिए, ठीक है। जब वो ग्लाइकोजन उतना नुकसान नहीं करेगा तो फिर काम हो गया, तो फिर बल्ले बल्ले, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, और जब ग्लूकोज की कमी पड़ती है तो ग्लाइकोजन को लेकर के ग्लूकोज ले लिया जाता है। मतलब एक एक पैकेट पहना देता है उसको, एक कपड़े पहना देता है जिससे वो ग्लूकोज नहीं लगता है,
और उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। तो ये होती है आपकी अग्न्याशयी ग्रंथि। ठीक है, चलिए और यहाँ पर एक छोटे से ग्रंथि और पढ़ना पड़ेगा आपको, जनन ग्रंथि। यहीं पर हेडिंग डाल के लिख लो यार, क्या मिटाऊं मैं इसको, आलस से आ रहा है ना, मैं आलसी टाइप का होता जा रहा हूँ। जो जनन ग्रंथि होती है, आपको पता है जनन ग्रंथि दोनों के अंदर है, मादा के अंदर और नर के अंदर। मादा के अंदर हमने देखा अंडाशय होती है, ओवरी होती है, और नर के अंदर क्या होते हैं, वृषण होते हैं, है ना। तो जो जनन ग्रंथियां होती हैं वहां पर भी एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, जैसे मादा के अंदर मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन स्रावित होता है ना। मादा के अंदर मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन स्रावित होता है, और नर के अंदर नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है ना। जनन ग्रंथियां होती हैं, नर के अंदर कौन सी, नर हार्मोन स्रावित होता है टेस्टोस्टेरॉन, और मादा के अंदर भैया ये हार्मोन स्रावित होता है। अभी जीव जनन कैसे करते हैं वहां पर इस चीज को डिटेल से पढ़ेंगे सर। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि तुमको पूरी जिंदगी याद रहेगा, भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पादपों में समन्वय के बारे में। अब आपके दो टॉपिक बचते हैं, पादपों में समन्वय, पादपों में गति देखेंगे, और पादप हार्मोन्स देखेंगे, बस हो गया। दो टॉपिक के बाद ये चैप्टर कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पढ़ के आपको मजा आया होगा, आपका मूड फ्रेश हुआ होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब देते जाओ, बताओ पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है जो कैल्शियम की कमी करता है, जब कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो उसको रोकता है, कौन सा हार्मोन्स है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए यहीं तक। एक बात हमेशा याद रखना कि बदला नहीं, बदलाव चाहिए। आज के लिए यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।